हेलो नमस्कार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना आपका भी है, लेकिन इस चीज को लेके कंफ्यूजन में है कि यार लास्ट के 30 डेज बचे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। सिलेबस इतना ज्यादा आप लोगों को दे रखा है 11th और 12th कि यार पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चंस है और सिलेक्शन के लिए अराउंड आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इन सारे सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपके मेन एग्जाम के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा देखे जाए। सारी चीजों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशंस के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास में 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी तो आपको तैयारी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही करनी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉल करके पूछते हैं सर पैटर्न क्या है, मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये तो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम है। देखो एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर का है, बट इसमें ये तो लिखी है ना लाइन की भाई जो आपके पास में 12th में डोमेन सब्जेक्ट थे उसी के साथ में आपको पेपर देना है, उसके बाद में आगे एग्रीकल्चर पढ़ना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे आपको सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए जा रहे हो तो उसके पैटर्न को समझना है। अगर आपने पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके बाद में समझो कि आपके लिए उस पैटर्न से रिगार्डिंग अच्छा कंटेंट कहां पे मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग हम टेस्ट कहां लगा सकते हैं, फिर पीवाईक्यू का जाके अच्छे से एनालाइज करो। हालांकि मैं बात करूं 2024 से पहले का सिलेबस एचयू का पूरा अलग था, लेकिन 2025 में सिलेबस को बहुत बदल दिया है और बहुत सारी चीजें जैसे 2024 से पहले के पेपर्स आप लगाओगे तो काफी चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें भी काफी चीजें हैं वो आपको नई देखने को मिल रही है, ठीक है। और पेपर में कुछ ऐसे चैप्टर है जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो तो एक साल था, एक साल के बेसिस पे तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मैंने पूरे पेपरों के हिसाब से सारी चीजों को और जो अपकमिंग आपका ईयर है 2026 उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे उन सब का एनालाइज करके ये सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 4 ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूं वो गांठ बांध लेना, वो याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, जो भी करना है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एग्री कैपिटल के इस एग्री टाइटन बैच के साथ में इनरोल हो सकते हैं। सर अभी हम इनरोल होंगे तो इनकी क्लासेज सारी कैसे कवर होगी, तो देखो 30 दिन के अंदर एचयू का सिलेबस कवर करना या फिर कोई बोलता है हम 30 दिन में कवर करवा देंगे तो वो पूरी मूर्खता है। मैं भी यहाँ आके नहीं बोलूंगा कि 30 दिन में आप ये बैच लो, ये सिलेबस कर लोगे, कवर अप हो जाएगा पूरा, इम्पॉसिबल। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जो मैं यहाँ सेलेक्टिव टॉपिक्स बता रहा हूं उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वहां से कोई क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें, सारे नोट्स वगैरह टीचर्स के वो मिल जाएंगे। अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज के साथ में जाना चाहते हो, अच्छी तैयारी है तो आप टेस्ट सीरीज के साथ में भी जा सकते हो। ये सारी चीजें आपको एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जैसे प्ले स्टोर से आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे एचयू 4 ईयर की ये टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। उसके साथ में एग्री टाइटन का जो मैंने बैच बताया है वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सुटेबिलिटी ज्यादा लगे वो आप लेके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सब्जेक्ट का करना है एनालाइज। सबसे पहले मैं चलता हूं फिजिक्स पे। देखो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैटर्न है उसमें हमारे पास में 200 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 200। अब 200 में से 100 क्वेश्चन तो हमारे मेजर सब्जेक्ट के आते हैं। लाइक अगर आपके पास में फिजिक्स एग्री है तो एग्री के, बायो है तो बायो के, या फिर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के। 100 क्वेश्चन का काम तो हो गया एक साइड में। रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस आपके P+C फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। इसमें सिलेबस सीधी बात करूं तो 11th एंड जो 12th का आप लोगों का NCERT है, ठीक है, वो रहने वाला है। ये चीज तो आप लोगों की एकदम क्लियर हो गई कि हमें NCERT पढ़ना है। लेकिन यू नो कि ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है और स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर ये चीज कभी भी फाइंड नहीं होती कि हम NCERT से बाहर नहीं जाएंगे। जरूर वो NCERT से बाहर जाते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं वेटेज की बात करूं तो लास्ट अगर 3-4 साल के वेटेज के अकॉर्डिंग चले
फिजिक्स के अंदर 11th की फिजिक्स से 22 से 24 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका 48% वेटेज है। और बात करूं 12th के फिजिक्स की तो 26 से 28 क्वेश्चन तक फिजिक्स 12th की है वो लेके बैठती है, अराउंड 52% वेटेज है वो 12th की फिजिक्स का है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक्स 11th और 12th में आप वो अलग से नहीं बता सकते, या फिर 11th और 12th को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई यार 11th से क्वेश्चन कम आते तो 11th को छोड़ देते, 12th से ज्यादा आते। ऑलमोस्ट बराबर ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स के अंदर थोड़ा 12th का वेटेज है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन क्लास 12th का स्लाइटली डोमिनेट करता है यहाँ पे। बाकी आपको पढ़ना दोनों है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा 11th का जो फिजिक्स है वहां से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई बच्चा अगर काइनेमेटिक्स को छोड़ देता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है, इस बार ये 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, ये चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद मैं बात करता हूं लो ऑफ मोशन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। यू नो कि मोशन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसके खुद के वो लूज मोशन होने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स यहाँ नहीं आते हैं। तो मोशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी के 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में ग्रेविटेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस है। ऐसे में एसएचएमएम की बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन है। उसके बाद में जो आपका काइनेटिक थ्योरी है 1 से 2 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1 से 2 क्वेश्चन है, वेव्स के यहाँ पे 11th में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूनिट्स और मेजरमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। हालांकि पूछा एक ही जाता है कि सीधी बेसिक यूनिट पूछ ली जाती है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत सारे चैप्टर के साथ में थोड़ा अटैच रहता है, तो ज्यादा प्रायोरिटी वहां से दी जाती है कि उस टॉपिक का क्वेश्चन है। लेकिन इनके जितनी भी जो मेजरमेंट्स की यूनिट्स है आपको एक टेबुलर फॉर्म में अच्छे से बना लेनी है, या फिर हमने जो एग्री कैपिटल का ऐप है उसके ऊपर आप लोगों को एक ई बुक्स दी है, लगभग 180 पेज की है। उसमें हमने मैथ्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज जितने भी जो फैक्ट्स है वो इंक्लूड कर दिए। आप एग्री कैपिटल की टेस्ट सीरीज या फिर बैच में कहीं पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएगी। हम वैसे ही फिजिक्स की ये सारी चीजें कवर करवाने वाले हैं, ताकि जितने भी जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आप बिना टाइम खराब किए हुए वहां से सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे अगले 12th के जो हमारा वेटेज है उनके बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 to 5 क्वेश्चंस, उसके बाद में मैग्नेटिज्म और जो मूविंग चार्ज है 3 क्वेश्चंस, उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 to 3 क्वेश्चंस, उसके बाद में एसी प्लस ईएमआई 2 to 3 क्वेश्चंस, उसके बाद में ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को पढ़ लेना भाई। यहां से हो सकता है इस बार मुझे 5 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज लग रही है, तो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट इसका वेटेज रहता है, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चंस जा सकते हैं यहां से। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ लेना। 4 से 5 क्वेश्चंस है, हर साल देखने को मिलते हैं, इस बार भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर वगैरह, या फिर बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। अगर आपको लग रहा है आपके पास में सुटेबल टाइम है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इनको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, लास्ट में मैं ये भी बात करूंगा कि कितना आप लोगों का कट ऑफ रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। एक आपको अगर मैं रफली आइडिया दूं कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स में करें तो हम सिलेक्शन में रह सकते हैं, करने तो 50 के 50 ही है, क्योंकि यहां कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। वो तुक्के तीर बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी वो वाली बात है, वो अलग चीज है। लेकिन 50 में से अगर कोई बच्चा, ऐसा माना जाता है एचयू में 35 क्वेश्चन कर रहा है फिजिक्स में, तो वो 100% हिसार कैंपस के अंदर सिलेक्शन लेके जाएगा। कैसे जाएगा मैं लास्ट में पूरी चीजों को एनालाइज करके बताऊंगा। तो फिजिक्स में 35 क्वेश्चन कवर करने हैं, और ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसमें क्वेश्चंस नहीं आते और आप छोड़ सकते हैं। हालांकि एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस है, मतलब चैप्टर्स है, एक एक नंबर वाले, एक एक क्वेश्चन वाले, नंबर वाले क्या, ठीक है, वो आप अगर चाहो तो एक बार के लिए छोड़ सकते हो, अगर आपका सिलेबस सही से कवर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों को पढ़नी है, जो कितने क्वेश्चंस दे रही है आपको, 4 to 5 क्वेश्चंस। उसके बाद में इलेक्ट्रो के 4 to 5, काइनेमेटिक्स के 3 to 4, और मैंने इनका दोनों का बताया, इस बार मुझे 5-5 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स वगैरह, वे ऑप्टिक्स दोनों। उसके बाद में बात करता हूं आपके मैग्नेटिज्म के 3 क्वेश्चन है, लो मोशन के 3 क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी के 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी ये 2-2 वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कितने हैं? 3-3 6 3 9, ठीक है, 9 और इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन, ठीक है, 9 और लगभग आपका 19 हो गया, 19 और 5
24 और 24 5 29, कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? अराउंड 30 क्वेश्चंस हो रहे हैं। और कुछ तो करोगे यार, 4-5 क्वेश्चन तो और करोगे ना। अगर 30 क्वेश्चन ये इतने भी किसी ने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए ना, ये इतने भी, मैं तो बोलूंगा ये टॉपिक्स तो कम से कम आप लोगों को करने ही है। लेकिन अगर कोई इतने टॉपिक्स ये जो ऊपर के मैं बता रहा हूं, ठीक है, कोई इतना भी कर लेगा ना, वो फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन से बाहर नहीं होगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन क्वेश्चन मतलब इन चैप्टर में से सिंगल क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई हम जो भी ये चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आओ, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आओ, ठीक है, कैसा भी आओ, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आओ, यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी बच्चों का क्वेश्चन क्या है कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बिल्कुल देखो, बेसिक जो आपके, ये मत सोचना कि बड़े बड़े जो डेरिवेशन वगैरह वो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ रखी है तो डेफिनेटली आप 35 क्वेश्चंस के समथिंग क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये है कि भाई क्या हम ये बाकी टॉपिक छोड़ देंगे तो बाकी सब्जेक्ट में कर सकते हैं? तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। ये टॉपिक्स आप क्लास से देखो, ठीक है, या उनके प्रॉपर टेस्ट लगाओ। उसके बाद में इनके जितने भी जो आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। और साथ में ये मत सोचना कि एचयू के मैं क्वेश्चंस है वो क्यों प्रैक्टिस करूं, क्वेश्चन आते नहीं है। कभी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जूल किसकी यूनिट है, ठीक है, कोई पूछ लिया आपको, या फिर आपको कोई लेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है ना कि वो आपका वहां कॉपी क्वेश्चन होगा। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसके आसपास का पार्ट आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है। या फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप उसके आसपास का जो कॉन्सेप्ट है वो और पढ़ने की ट्राई करते हो, उसके अंदर डीप घुसने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से वहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। यही एडवांटेज होते हैं पीवाईक्यूज लगाने का, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन जो वहां पूछा है वही वापस पूछ लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सब्जेक्ट की बात करता हूं केमिस्ट्री, जहां पे 50 क्वेश्चन रहते हैं और सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहो या फिर सबसे इजी सब्जेक्ट कहो वो केमिस्ट्री है। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हो तो सीधी बात है, हो सकता है ये आपके लिए कड़वी है, लेकिन आप सिलेक्शन से 100% बाहर हो चुके हैं। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, बायो वालों का फिजिक्स बहुत वीक होता है, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो फिजिक्स वीक होने के बाद भी सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो 20-25 क्वेश्चन वहां कर लेते हैं ना। वो केमिस्ट्री में कोशिश करते हैं 40+ क्वेश्चन करने की, और बायो में वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके 80 to 90 क्वेश्चन करो, तब जाके वो सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ एचयू के अंदर एक एक सब्जेक्ट की तो वैल्यू है ही, एक एक चैप्टर की भी वैल्यू है, क्योंकि जब 0.5 मार्क्स ये होता है ना, इससे जो कोई बच्चा बाहर हो जाता है तब जो दुख होता है तब पता चलता है। 11th की बात करूं तो 11th का यहाँ वेटेज बहुत ज्यादा है, अराउंड 58%, और 12th का वेटेज है 42% के समथिंग। मतलब लगभग आपका 22 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे 11th 21 से 22 क्वेश्चन, ठीक है, 12th की केमिस्ट्री से, और लगभग 28 क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे 11th की केमिस्ट्री से। सो 11th की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो 11th की केमिस्ट्री में बेसिक जो आपका मूल कॉन्सेप्ट है वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप इनऑर्गेनिक के अंदर जीरो हो, या फिर फिजिकल्स में भी बहुत सारी चीजें जो इससे रिलेटेड है वहां पे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई भी किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम रट नहीं जाता, और क्वेश्चन कितने देता है? 3 से 4, समझना बात। उसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड जो आपका प्रोडिक्टेबल वाला है, ठीक है। आवर्त सारणी किसको नहीं आती है? जिसने साइंस लिया है, जिसको आवर्त सारणी नहीं आती है, तो भाई क्या करना चाहिए? कोई और रास्ता देख लेना चाहिए, वही उसके लिए बेटर होगा, क्योंकि आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए। आवर्त सारणी से रिगार्डिंग चाहे देखो यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, उन सब में घुसने की जरूरत नहीं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं 12th में पढ़े। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में यहाँ आपको घुसने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन ये मत सोचना कि पी ब्लॉक से रिगार्डिंग या फिर एफ ब्लॉक का कोई, एफ ब्लॉक का एस ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वहां से ये मत सोचना कि यार ये तो था ही नहीं सिलेबस में,
जब प्रोडक्ट टेबल दे रखा है तो प्रोडक्ट टेबल से रिगार्डिंग चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के पेपर्स में भी मैं देखता हूं यार, प्रोडक्ट टेबल में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यार यहां अगर आप गलत कर दोगे तो क्या मतलब हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई बच्चा इन 2 चैप्टर में क्वेश्चन गलत कर रहा है ना भाई, आपका वहां एचयू तक पहुंचने का सपना है वो दूर होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, जो इसको लाइटली लेते हैं उसकी लाइट हमेशा जिंदगी भर लगी रहती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 6 to 8 क्वेश्चंस, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना वेटेज केमिकल बॉन्डिंग का किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सो एचयू के लिए अगर मुझे पूछे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मैं 2 टॉपिक्स का नाम लूंगा, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। आप चाहे कुछ भी पढ़ो या नहीं पढ़ो, अगर आप इज्जत बचाने लायक स्कोर करने के लिए जाते हो ना, तो भी ये 2-3 टॉपिक्स को आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स के 3 क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम के। सर सिलेबस के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, टॉपिक्स लिखा है इक्विलिब्रियम, यहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, दोनों के क्वेश्चन आएंगे। 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है। ठीक है, वहां पे जितने भी जो अमल सार वगैरह है वो बहुत अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वीक जोन कौन सा है, वहां से भी अच्छे से पढ़ लेना। रेडॉक्स रिएक्शन छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कोई क्वेश्चन है नहीं, पी ब्लॉक का एक आध क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है, जो आप आवर्त सारणी पढ़ोगे वहां से कवर हो जाएगा, बट ये पूरा प्रॉपर वे में आप इस टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। यहाँ टाइम देने का, टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं है। मुझे पता है कि इतना टाइम दोगे, अभी आपके पास में टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप इनको छोड़ सकते हो, ज्यादा कोई वेटेज है नहीं। ठीक है, बाकी हमारा काम तो, हमें तो सारा पढ़ाना ही होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 12th के सिलेबस में, तो इलेक्ट्रो 4 क्वेश्चंस देखे जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर देखो किसी बच्चे का सेट हो रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, मेरी चीजें सही चल रही है, तो जाना भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में उलझना मत। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के जो बात करता हूं, आपके लगभग है 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन हैं, वो आपके 3 क्वेश्चन। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं तो लगभग 5 क्वेश्चन। ठीक है, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स की बात करता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करता हूं अल्कोहल फिनोल ईथर की, तो 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो 3 क्वेश्चन। उसके बाद में एमिन्स की बात करता हूं 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और जो ये एवरीडे इन रसायन वाले जो चैप्टर्स हैं, यहाँ के कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये चीजें आप लोगों को थोड़ी यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आप लोगों को बताया ही है, बाकी थोड़ा अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन वगैरह ये थोड़े देख लो, इनकी जितनी भी जो नेम रिएक्शंस है, उनके जितने भी जो रिएजेंट्स है, उनके बारे में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बॉन्डिंग, 8 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम के लगभग 6 क्वेश्चन, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग 5 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगभग 4 क्वेश्चन, काइनेटिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। ठीक है, लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद में अल्कोहल फिनोल ईथर 3 क्वेश्चन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद में बात करता हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और सॉल्यूशंस वगैरह, इनका तो कोई वो खास कुछ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक्स है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको देख लेना, तुम्हारा सेट हो रहा है तो ठीक है। एक आपका कौन सा था, पीरियोडिक टेबल हो गया और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये चैप्टर है वो आप लोग अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से आइडिया भी लग चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इतने चैप्टर तो अगर भाई आपके पास 30 दिन का टाइम है, 3 दिन में चाहो तो इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है, 4 दिन में चाहो तो इस चैप्टर को 3 दिन में, 4 दिन में कवर कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन को 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3-3 दिन भी अगर किसी चैप्टर को देते हो ना, तो भी आप 2-2 बार सिलेबस कर जाओगे। ठीक है, तो इतना भी कुछ वो जितना आप लोगों ने समझ रखा है वैसा भी कुछ नहीं है। उसके बाद में आगे बात करता हूं मैं, क्लास आपका जो मैन है वो है बायोलॉजी। कौन है भाई? बायोलॉजी, क्योंकि बायो वालों के लिए तो 100 क्वेश्चन की जन्नत है, 100 क्वेश्चन दे के जाता है। जहाँ क्लास 11th की बायो लगभग 52 से 54 क्वेश्चन, और क्लास 12th की बायो 46 से लगाकर 48 क्वेश्चन तक देके जा रही है। सबसे पहले बात करता हूं 11th में एनिमल किंगडम,
2 से 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है तो थोड़े इनमें प्लांट वाला पार्ट, या फिर मैं बात करूं स्पेशली बॉटनी के पार्ट की, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे आपका मोर्फोलॉजी। ठीक है, मोर्फो के आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। मोर्फो के देखो जितने भी जो उसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी जो एग्जाम्पल है वो सब चीजें आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एनाटॉमी के 3 से 4 क्वेश्चन है, मुश्किल लग रहा तो छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन 4 से 5 क्वेश्चन हर बच्चे को करना चाहिए। ठीक है, जो स्टार लगा रहा हूँ वो तो सारे चैप्टर करके जाना ही है। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स के 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, ज्यादा कोई है नहीं, ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सेल साइकिल डिवीजन कर लोगे, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। उसके बाद में ट्रांसप्लांट प्लांट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इनमें एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आप और प्लांट डेवलपमेंट वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जितने भी जो ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन है वो बेसिकली आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में डाइजेशन के 1 से 2 क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियो का। ठीक है, ब्रीथिंग वाला। उसके बाद में सर्कुलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन है। उसके बाद में एक्सटरी जो आपका प्रोडक्ट है 2 से 3 क्वेश्चन है। लोकोमोशन मूवमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन है। बायो के 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 2-2 क्वेश्चन तो हर चैप्टर से है बेसिकली देखने को मिलते ही है। उसके बाद में बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि इस चैप्टर को अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो सबको आता ही है, पढ़ते ही नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी 3 से 4 क्वेश्चन, ये कौन पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, ये आपका जो यूनिट है जेनेटिक्स वाला। ठीक है, इस यूनिट को भाई अच्छे से कर लेना। लगभग आप देखोगे ना यहाँ पे आपको 15+ क्वेश्चंस है वो इन 3 चैप्टर से देखने को मिलते हैं। एक यूनिट अगर आप कवर कर रहे हो, 15+ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो समझ लो कि भाई जेनेटिक्स 12th में पढ़ के आए हो। ठीक है, उसके बाद में इवोल्यूशन वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लोगे, 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो पढ़ना है। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके बाद बायोटेक प्रिंसिपल की बात करता हूँ, 4 से 5। बायोटेक को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, ह्यूमन, इसको माइक्रोब्स को क्या ही छोड़ोगे, इसमें क्या गलत करने वाली चीज है, वो तो सबको आना ही चाहिए। जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी इसका सही क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपकी इकोलॉजी वाले तीनों चैप्टर है, इनसे लगभग मिला के 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इजी होता है, जितने भी जो साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, और जो पहला चैप्टर है इसका कौन सा था, ये वाला ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। ये हो गया बायो। अब बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोलॉजी। ठीक है, प्लांट किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे छोड़ना क्या है, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह तो कर लोगे। ठीक है, इसमें वो छोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है। प्लांट किंगडम वगैरह ये अगर आप क्वेश्चन करोगे तो लगभग आप मान के चलो 70+ क्वेश्चंस आप लोगों को इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाता है। रिमेनिंग 30 आपके जो बच्चे चैप्टर हैं वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला आप लोगों का आता है HU का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन है, लेकिन जो बायो से और केमिस्ट्री एग्री के साथ में जाते हैं उनके थोड़े क्वेश्चन हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो मैं 100 क्वेश्चन के हिसाब से चर्चा करूंगा। और ठीक है, जो आपका वेटेज है लगभग कितना है, 20 से 22 क्वेश्चन है। ये सब चीजें मैंने करवा रखी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। मैंने सारे पेपर का एनालाइज करके देख लिया है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उनसे एक सिंगल क्वेश्चन अब कभी भी किसी पेपर में आप बाहर से दिखा देना। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशली मैं एग्रीकल्चर में खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी के लगभग आपके 25 से लगाकर 27 क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना वीड साइंस का। ठीक है, वीड बच्चे छोड़ देते हैं, वीड के 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वीड का अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में सॉइल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 10 से 12। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आते हैं 15 से 17, जो हर एक बच्चों के लिए सबसे पॉजिटिव है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी हर बच्चा छोड़ देता, 7 से 8 क्वेश्चन देखे जाता है। फार्म मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन है, जो हर बच्चा छोड़ देता है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जो हर बच्चा छोड़ देता है, 4 से 5 क्वेश्चन है। ये जो नीचे के टॉपिक्स है, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों को बोलूंगा कि इन टॉपिक्स पे थोड़ा अपना कमांड बनाइए। बाकी अगर आप यहाँ पे 20, 40, 50 और 60, 65 क्वेश्चन भी कर दोगे, ठीक है, लेकिन देखो ये चीजें तो आपको आती है, यहाँ अब आप एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, एक माइक्रोबायो, ठीक है, एक जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग जो मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप लोगों को बहुत अच्छे से करके
जाना है। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। मैथ के भी आपके 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सेट्स के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 to 5 क्वेश्चन, उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 to 5 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज के 5 to 6 क्वेश्चन, स्टैटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ आपके लिए सबसे पॉजिटिव है, यहाँ गलत मत करना कोई भी, ठीक है। उसके बाद में पी एंड सी के 5 से 6 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको काफी बच्चे वो लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम, दोनों को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 से 6 क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन के 3 से 4 क्वेश्चन है। लीनियर इनइक्वालिटीज को छोड़ दोगे तो भी कोई मुश्किल वाला वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2 से 3 क्वेश्चन है, लेकिन चीजें बहुत काम आने वाली है, पढ़ लेना, ज्यादा कोई खास है नहीं, मैन चीजें देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। कोनिक सेक्शन की बात करता हूं तो आपके 5 to 6 है। उसके बाद में मैट्रिक्स के 5 to 6 है। उसके बाद में वेक्टर्स के 4 to 5 है। देखो वेक्टर के क्वेश्चन पिछली बार सीधे 5 क्वेश्चन थे, यहाँ आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, सीधे एक लाइन में ही पूछे थे, ठीक है। तो और इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, तो इजीली आप इन चैप्टर को करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। ज्योमेट्री थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो। इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर, अगर कोई बच्चा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ देता है तो सिलेक्शन छोड़ देता है, ठीक है, वो वाली बात है। उसके बाद में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन है सबको मिला के। उसके बाद में बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 से 3 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टॉपिक और बताना भूल गया था। एक इसमें क्वेश्चन है आपका इसका मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग के पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथमेटिकल रीजनिंग को कोई बच्चा छोड़ना मत। मैथमेटिकल रीजनिंग में हालांकि इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, आप लोगों को सीधे नंबर्स दे दिए थे कि इसके बीच में 10 का गैप है, इसके बीच में 12 का गैप है, इसके बीच में 14 का गैप है, तो अगला कितना होगा, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से लेके चलना। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे आपके मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो लिमिट वाले है, टोटल आपके 7 क्वेश्चन देते तो इंपॉर्टेंट ही है। इंटीग्रल कैलकुलस के आप 6 क्वेश्चन है। उसके बाद में सीक्वेंस सीरीज के 6 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में कोनिक सेक्शन के 5 क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करता हूँ मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे टॉपिक्स है वो पीसीएम वाले मैथ वाले बच्चे हैं वो मैथ्स के लिए अच्छे से कर लेना। बाकी मैंने आप लोगों को एक ई बुक दी है, क्या दिया है, ई बुक दिया है। स्पेशली मैं बात करता हूं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए मेरे भाई? मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, जहां पे टोटल 22 चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर है, उन सब के फॉर्मूला, उसके साथ साथ में फैक्ट्स वाले पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट नोट है वो सारे वहां पे मेंशन है। तो वो ई बुक्स में मैथ वाले बच्चे तो रट के ही जाना, ठीक है। 180 पेज की कुछ ऐसी है, ठीक है, तो उसको देख लेना। बाकी फिजिक्स का मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। पीवाईक्यू हर साल का हमने ऑलरेडी दे दिया है। पेपर में मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज में और बैच के अंदर लगभग हम आपको 8000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे सिर्फ क्वेश्चन पेपर से। और 8000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है आप बहुत हायर लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हो। उसके साथ में जो बैच में पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारे डीपीपी के क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं। तो ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल कुछ है नहीं। अगर अभी से अच्छे से अपना पूरा देखो टारगेट अगर सेट करते हो, आपके पास में 30 डेज है। कितने डेज है? 30 डेज है, ठीक है। अब 30 डेज के अंदर 4 घंटे डेली का बायो पढ़ो, बायो है तो मैथ पढ़ो, ठीक है। 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। अब बायो अगर अच्छा है तो 4 घंटे से चल जाएगा, अगर बायो कमजोर है तो थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि वहां का ज्यादा है, मैथ ज्यादा, जो भी आपका कमजोर मैन 100 क्वेश्चन देके जाता है तो उसको थोड़ी वैल्यू भी ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कभी भी मत सोचना कि मुझे बायो बहुत अच्छा आता है, मैं बायो नहीं पढ़ूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, या एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, अगर उसको तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे तो वो तुम्हें 2 दिन पीछे लेके चला जाएगा। आई नो कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे सब आता है, गलत होते हैं क्वेश्चन। जो दिखता नहीं है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ये स्पेशली बायो के अंदर होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो,
अच्छे से प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करते टाइम में जो फालतू की चीजें हैं अभी उनको थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। और एचयू तक के पहुंचने का अगर आपको सपना साकार करना है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर कोई बच्चा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पास में ये टारगेट मैं देता हूं, ठीक है। फिजिक्स किसी के पास में पीसीबी, वो फिजिक्स का मान लो वो 30 क्वेश्चन ही कर पा रहा है, केमिस्ट्री का मान लो वो 35 क्वेश्चन ही कर रहा है, बायो के उसको 85 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और कितना हो गया 150, 150 ही हो रहा है ना, 30 20 50, हाँ 150 क्वेश्चन, ठीक है। अब पीसीएम वालों को बता दूं भाई, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 40 प्लस दोनों के 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और मैथ्स के अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ में 70 से 75 क्वेश्चन करना, आई थिंक 60 क्वेश्चन करना इज इजी टास्क इन मैथमेटिक्स, बट 70 to 75 क्वेश्चन करना इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो दैट्स आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना स्टार्ट करो, जहां आपका वीक जोन है उसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देने का प्रयास करो, ताकि चीजें आपके फेवर में आए और पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिले। ये चीज ध्यान रख लेना, अगर इतने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे तो आप एचयू में हिसार में जाने का सपना छोड़ देना। और जो बच्चा 140 से नीचे करता, कैटेगरी का मैं नहीं बोल रहा हूं, कैटेगरी है तो आपको एडवांटेज है, और 140 कम क्वेश्चन करता है ना, उससे कम करता है, वो सिलेक्शन से बाहर है एचयू के अंदर तो भाई, ठीक है। उसके बाद आप एमएचयू के लिए देखो, और इवनली अगर आपको एमएचयू भी जाना है तो लगभग 130 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना, ठीक है। और 130 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई कुछ बचा ही नहीं, आपका खत्म है खेल, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग है, आपके पास में उचित टाइम है, 12th अभी से पढ़ के आए हो, 12th का अच्छे से रिवीजन करो, 11th कुछ भी नहीं पढ़ा तो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उनके ऊपर ध्यान दे दो, तुम लोगों का सारा काम हो जाएगा। बाकी बैच के साथ में इनरोल कर लो, मेरे हिसाब से वो बेटर ऑप्शन है। ज्यादा कोई फीस का वो वाला ज्यादा नहीं रखा है कि बहुत ज्यादा फीस है हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज में जिनकी अच्छी तैयारी है उनको क्लासेस की नीड नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज के साथ में भी जा सकते हैं, वहां पे भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। किसी का कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो ये जो 9214005895 नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर आप मैसेज करके अपने क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।